7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। वैसे अनुपम मिश्रा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन हमारे दुराग्रह के कारण वो हमारे साथ आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी को इसके लिए। नहीं सर, मैं नहीं चाहता था कि लोग सोचे कि आपका व्हाट्सएप बंद हो गया तो लोगों ने दूरी बना ली। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल को और घूमता आईना को दोनों को ज्वाइन करें। और आप सभी से ये भी अनुरोध है कि कृपया हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में रजिस्टर भी करें, क्योंकि जो टॉप टियर है वो तो खत्म हो गया, इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल। हाँ, और दूसरे भी कैटेगरीज जो हैं वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रही हैं, तो शीघ्रता करें, आप अपने आप को रजिस्टर करें। वहाँ पे आपको अनुपम जी से भी मिलने का सौभाग्य मिलेगा। अनुपम जी हमारे 2 आयोजनों में, एक जयपुर में और एक पुणे में सम्मिलित हो चुके हैं। उनसे मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बताएं आप अपना अनुभव जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट का। नहीं साहब, इट वाज वंडरफुल एंड आई कीप ऑन सेइंग दैट। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, देखें जो भी आदमी पब्लिकली बोल रहा है तो उसको उसके आपके मत से कुछ लोग अगर उसका समर्थन करेंगे, बहुत लोग, तो 2-4 ऐसे भी आएंगे जिनको आपकी बात बहुत अपील नहीं करेगी या फिर उस बात में वो खोट निकालेंगे। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से कहता रहता हूँ कि भाई आपको संजय दीक्षित जी की बात जितनी अच्छी लगे उतनी लीजिए, नहीं लगे ना लीजिए, पर इस बात को आप नहीं भूल सकते कि उन्होंने एक इतना बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तमाम राष्ट्रवादियों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो कि आज की तारीख में सो कॉल्ड लिबरल और सो कॉल्ड वामपंथी पूरे एक इकोसिस्टम से मोर्चा ले रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के ले रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, और कुछ चाहिए भी नहीं। तो ऐसे में आपने जो एक यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और आप जानते हैं कि मैं पहली बार आया था तो आना नहीं चाह रहा था और हम आपके आदेश पे चला आया, लेकिन दूसरी बार आपको बुलाना नहीं पड़ा, आपको सिर्फ बताना पड़ा और मैं चला आया। तो आपने बहुत कमाल का काम किया है साहब, और थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। तो अब आप क्या जयराम रमेश जी की तारीफ करना चाहेंगे? जयराम रमेश जी ने बड़े भविष्यवाणियां की थी। उनका जो एक सिस्टम है क्यू ट्यूबर्स का, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। वो कह रहे थे कि 33 लोग और गडकरी जी जो हैं वो जा रहे हैं और वो NDA के विरोध में मत करेंगे, और बिल्कुल उसके बाद तो उल्टी गिनती शुरू वगैरह वगैरह। क्या क्या हुआ, हो गया उल्टा। ये क्या हुआ? वोट चोरी, फिर से वोट चोरी, बैलेट पेपर में भी वोट चोरी। हाँ, मतलब अजीब बात है कि देखिए बैलेट पेपर पे हुआ, उस पर भी वोट चोरी हुई। आप कह रहे थे कि NDA के वोट कट जाएंगे, वोट कट गए कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात, जो एक बात सबसे ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर कही गई, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सबने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दिया जा रहा है। देखिए इसमें एक बात जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि एक लंबे समय तक ये एक प्रोपोगंडा किया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इतना ज़्यादा एक डिक्टेटोरियल, एक ऐसा तानाशाही अंदाज है कि लोग घुट रहे हैं, उसमें लोग घुट रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। अब आपने तो जब अंतरात्मा की आवाज पे वोट हो रहा है, वो भी गुप्त वोटिंग हो रही है। उसमें भी देखिए 30 लोग पलट गए। 30 लोग मैं इसलिए कह रहा हूं
मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि 15 सांसदों को यही नहीं मालूम था कि वोट कैसे डालना चाहिए। ये बात तो मतलब तो देखिए, तो 15 लोगों ने तो खुला विरोध किया और 15 लोगों ने गुप्त मतदान में भी गुप्त विद्रोह किया। तो उन्होंने अपने वोट को इनवैलिड करार करवा दिया। तो अब आप दो बातें समझ में आती। पहली तो ये कि साहब आपका कहना था कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे, तो यानी कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों की मजबूरी है कि उस ब्लॉक में बने हैं, उनकी अंतरात्मा कुछ और कह रही है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, सरकार सब मोदी और शाह की तानाशाही के नीचे दबे हुए हैं, मौका मिलेगा तो विद्रोह करेंगे। तो जब मौका मिला तो वो तो सब के सब मोदी और शाह के साथ खड़े नजर आए, पर आपके सांसदों की अंतरात्मा की आवाज उनको आपसे दूर ले गई। जी, बड़ा गलत हुआ। वैसे तो मुझे याद पड़ता है कि अंतरात्मा की आवाज़ पे एक बार इस तरह का हुआ था। सॉरी, हाँ, सुभाष चंद्रा जी एक बार जीत गए थे ये कलम से। कि साहब ये कलम जो थी वो कुछ गड़बड़ कर गई थी। और वो आर के आनंद से जीत गए थे, आपको याद है? हाँ, कुछ हुआ था, मुझे याद आ रहा है। अच्छा देखिए, लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, चूंकि आपने जयराम रमेश का नाम लिया, मैं मानता हूं कि अगर सारी समस्या का निचोड़ लिया जाए तो जयराम रमेश में ही नजर आ जाता है। देखिए, जयराम रमेश कौन है? जयराम रमेश एक ऐसे शख्स हैं जो अपने जीवन में सभासदी का चुनाव नहीं जीते, लगातार चौथी बार राज्यसभा में है, यानी कि 24 साल का राज्यसभा का मिनिमम टर्म आगे का कोई नहीं जानता। लगातार 24 साल राज्यसभा में रहना, हर तरह के हर बड़े बड़े विभागों का मंत्रालय संभालना, राहुल गांधी का राजनीतिक चाणक्य बन जाना, और एक लियाकत ये कि एक सभासदी का चुनाव जीतना तो दूर की बात, हारना तो दूर की बात, लड़ने का साहस नहीं। तो जब ऐसे लोग, आप समझिए, इसमें बहुत एक सटल बात कह रहा हूं मैं कि ये वो लोग हैं। देखिए, नेता दो तरह के होते हैं। नेता एक इस तरह के होते हैं कि जो साहब, अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मोदी के नाम पे वोट पड़ता है तो योगी के भी नाम पे वोट पड़ता है। तो एक तो नेता वो होता है जो अपने शीर्ष नेतृत्व को सहारा देता है, उसको उसको मतलब एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, जिसको डबल इंजन कहा जाता है। और एक नेता वो होता है जो अपने अस्तित्व के लिए अपनी पार्टी और अपने शीर्ष नेतृत्व की गणेश परिक्रमा पर निर्भर करता है। तो उसके लिए पूरी पार्टी गई तेल लेने, उसके लिए जनता क्या सोचती है उससे कोई मतलब नहीं, वोट मिले ना मिले, पार्टी जीते ना जीते, वो जो शीर्ष गांधी परिवार है वो मुझसे खुश रहे और मुझे बार बार राज्यसभा में भेजता रहे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तकिल रूप से परमानेंटली पूरे गांधी परिवार को भ्रमित करके रखा है कि साहब वाह 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 वाह, कमाल कर दिया साहब आपने, बस अब इस बार तो आप भारत में चुनाव लड़ोगे और पूरे एशिया के प्रधानमंत्री हो जाओगे। तो इस तरह की बातें उनको समझा समझा कर आपने उनको गुमराह कर रखा है। ये वो लोग हैं जो अपने अस्तित्व, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक परिवार के ऊपर निर्भर हैं। इनकी कोई भी चुनावी स्टैंडिंग नहीं है, इनकी जनता में कोई पकड़ नहीं है, इनकी नब्ज पे कोई हाथ नहीं है। और उसके बाद अगर लगातार 24 साल आप राज्यसभा में रहते हो, और जयराम रमेश हो गए, और चलिए एक और भी नाम मेरे ध्यान में आता है, लेकिन वो अलग बात है कि उनकी सुनी नहीं जाती। जैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी घूम फिर के जया बच्चन को क्यों भेज देती राज्यसभा में। तो, तो वो भी मेरी समझ के बाहर है। लेकिन आजम खान को चढ़ाने के लिए, आजम खान जया बच्चन के नाम से इतना नहीं चढ़ते, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे समझ में आया कि जया बच्चन जिस तरह की बदजुबानी करती हैं राज्यसभा में, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हृदय को एकदम उनके सुरों को में झंकार पैदा कर देता है। तो इसके चलते उनको भेजा जाता है कि साहब एक महिला हैं और इतनी खुलेआम बदजुबानी करती हैं, कोई उनसे कुछ कहता भी नहीं, कोई लचता भी नहीं है, अपने समर्थकों को लपड़ मार देती हैं, किसी को धक्का दे देती हैं, किसी को गाली बक देती हैं, संसद के अंदर कितनी ज्यादा बदजुबानी करती हैं। तो मेरे ख्याल से यही उनके पक्ष है, यही उनकी योग्यता है। लेकिन जयराम रमेश जैसे लोग जो कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चाणक्य बने बैठे हैं, और अगर उनको राजनीति का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप ये सोचें, आप दो चीजें देखें। पहले तो आपका ये दावा था कि एनडीए के आधे लोग आपके पक्ष में वोट डाल देंगे अंतरात्मा की आवाज में। दूसरी बात, वोट पड़ते ही आपने अपना गाल बजाना शुरू कर दिया। देखिए साहब, हमारे 315 के 315 आदमी हमारे मुट्ठी में थे, जहां कहा वोट डाल के चले आए। तो पता चला कि साहब आपके 30 आदमी पलट गए।
राजा कोई कुछ कहे कि भाई एक आध इक्का दुक्का वोट की बात मैं नहीं करता हूँ कि भाई वो आम आदमी पार्टी में वो एक महिला सांसद हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि माना जा सकता है कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनकी बात मैं नहीं करता। एक आध लोगों की बात इस तरह नहीं करता, पर मैं ये मानने से एकदम इनकार करता हूं कि जो वोट पलटे हैं वो शरद पवार की पार्टी के हैं या उद्धव की पार्टी के हैं या किसी और पार्टी के हैं। मेरा अपना मानना है ये 30 के 30 लोग कांग्रेस, इसमें कम से कम 27-28 कांग्रेसी, 27-28 कांग्रेसी हैं। 100%। लोग तो मैं कह रहे हैं कि इसमें एकदम आम आदमी पार्टी वाले ज्यादा। ना 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 ना, ना वो मैंने सुना कि आम आदमी पार्टी से वो ले जाया जा रहा है, ऐसा मुझको नहीं लगता। मुझे तो साफ लगता है कि एक दो तीन लोग इस तरह छोड़ दिए जाएं तो ज्यादातर इसमें कांग्रेसी है। और इसका भी कारण है, इसका कारण है राहुल गांधी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में मोदी को लेकर बड़ा असंतोष है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनको उनके परिवार को लेकर कितना ज्यादा असंतोष है। नहीं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय निरुपम ने, और संजय निरुपम ने ये क्लेम किया था कि 5 तो सीधे सीधे शिवसेना वाले हैं, और बहुत सारे सोर्सेज ये कर रहे हैं कि साहब की स्वाति मालीवाल जो है वो अपने अलावा 6 और सांसदों को लेके आई हैं उनके आम आदमी पार्टी के, तो 7 और 5 12 तो यही हो गए। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उसमें से नहीं, मेरा देखिए चलाने वाले कितने हैं, मेरा और एकदम क्रॉस वोटिंग करने वाले कितने हैं। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में जिन लोगों ने आपका समर्थन किया उनके नाम कभी नहीं खोले जाते हैं। नाम उनके खोले जाते हैं जिन्होंने समर्थन ना किया हो, उनको बदनाम किया जाता है जिन्होंने समर्थन ना किया हो। तो संजय निरुपम यही कर रहे हैं, वो उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं जिनका समर्थन उनको नहीं मिला है, जिसमें आगे से उनको समर्थन मिले। वो अपनी ही पार्टी में इतनी शक की निगाह से देखे जाने लगे कि उनके पास एनडीए और भाजपा के अलावा चारा ना बचे। मेरा मानना है कि संजय निरुपम उन लोगों के नाम नहीं बता रहे जिन्होंने वास्तव में समर्थन किया है, क्योंकि वो कांग्रेसी। ये तो साहब आप जाती कर रहे हैं। वैसे धनखड़ साहब ने जो पत्र लिखा नए वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बारे में आपका क्या विचार है? धनखड़ साहब तो बता रहे थे स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, अब जो बात आ रही है अब तो जो है वो खुल के एस गुरुमूर्ति ने भी कह दिया है और आरएसएस के हवाले से कहा है। तो धनखड़ जी के बारे में ये बात जो है वो तो ये नहीं बताई जा रही है, लेकिन अब उन्होंने लगता है सरेंडर कर दिया ऑफिशियली कि भाई अब मैं नहीं हूँ, बाय बाय। खैर सरेंडर तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन रिजाइन कर दिया था। अरे भाई बड़ी बात ये धनखड़ साहब ने मुंह तो खोला, कम से कम एक ये सब तो बंद हुआ ना कि बंधक हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं। वो तो जब बंगला बदला और जब पत्र लिखा तो ये पता चला कि साहब बंधक नहीं है। हालांकि अब वो मीडिया का एक हिस्सा कह रहा है वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में व्यस्त हैं वगैरह वगैरह। लेकिन धनखड़ साहब का भी बड़ा एक जैसे राजनीति में कुछ लोगों ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारा है, उसमें धनखड़ साहब की मिसाल दी जाएगी। धनखड़ साहब आने वाले दिनों में राजनीतिक हाराकिरी की मिसाल, वो अपने आप में एक मुहावरा बन के उभरेंगे, आप देखते जाइए। लोग कहेंगे कि नहीं, इस तरह की बातें होंगे कि साहब इन्होंने तो अपना धनखड़ काट डाला। और अंग्रेजी में इसको धनखड़ कहा जाएगा। धनखड़ेड। आज मोदी जी का एक लेख छपा है, आपने पढ़ा होगा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, बताएं। वो उन्होंने मोहन भागवत जी की प्रशंसा में लिखा है। मैंने मोदी जी का लेख तो नहीं पढ़ा, पर मैंने कांग्रेस की आलोचना जरूर पढ़ी है कि मोहन भागवत की प्रशंसा करके मोदी दिखा रहे वो कितने कमजोर और कितने दयनीय हैं कि उन्हें आरएसएस की प्रशंसा करनी पड़ रही है। अब ये भी बात कितनी गजब की है। मतलब जो मोदी खुद ही आरएसएस के प्रोडक्ट, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ऑफशूट, मोदी खुद स्वयं सेवक, अगर वो अपनी पेरेंट बॉडी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो कमजोर हैं। और जो केजरीवाल कहता था कि सोनिया गांधी को थाने में बैठा के 3rd डिग्री दो, वो सोनिया गांधी अगर निकल के केजरीवाल की पैरवी में रैली कर रही हैं
तो वो क्या है भाई, कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब मोदी तो अपनी पेरेंट बॉडी पे, मोदी तो उस संस्थान के मुखिया की तारीफ कर रहे हैं जिसके वो मामूली स्वयं सेवक रह चुके हैं और आज तक कहते हैं स्वयं सेवक हैं। उनको तो भाई तारीफ करने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं। पर कांग्रेस को सोचिए कि जिसने जिसने कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया, आज कांग्रेस उनके सामने झुकती घूम रही है। कभी लालू यादव के सामने सरेंडर नजर आती, कभी अखिलेश यादव के सामने, कभी केजरीवाल के सामने, कभी ममता के सामने। और मैं फिर से दोहरा दूं, शायद आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहली बार कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि देश में एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो कि भाजपा विरोध में बनी हो। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस विरोध में बनी है, इंक्लूडिंग बीजेपी। यहां तक कि मतलब इंडिया ब्लॉक में जितनी पार्टियां हैं डीएमके तक, वो सब की सब कांग्रेस विरोध में पैदा हुई और आज उन सब के आगे कांग्रेस नतमस्तक है। इन सब ने अपने अपने राज्य से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और राहुल गांधी हर आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये तो महानता है ना। चले, ईश्वर उनको इतनी महानता हमेशा दिए रहे, उनको इतनी महानता दिए रहे। लेकिन इसमें भी एक पेच ये है जो हमेशा मैं कहता हूं कि साहब, राहुल गांधी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश हरा दें, बिहार में लालू हरा दें, बंगाल में ममता हरा दें, दिल्ली में केजरीवाल हरा दें, दक्षिण में डीएमके हरा दें और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए। तो ये कैसे होगा? सारे लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी हमसे दूर रहे, सेंटर में बने रहे, हमारे रहमो करम पे रहे, हम जैसा चाहें उनको नचाएं और हम जो है यहाँ सेफ बने रहें। तो सब लोग ये चाहते हैं कि भाई ये राहुल गांधी हमसे दूर रहे, ये सेंटर में जाके बैठ जाए। सेंटर में भले ही वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के बैठ जाए, लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के बैठते में भी उनको चैन तो आता नहीं। उन्होंने आके तो पूरा तेजस्वी का किला ही हिला दिया पूरी तरह से। एकदम 100% आप देखिए, भले आप चाहते हो कि राहुल गांधी आपसे दूर रहें, पर राहुल गांधी आपसे दूर रहने को तैयार कहाँ है। बिहार में वो जिस तरह तेजस्वी का बाजा बजा कर आए, और एक बार नहीं मतलब कितनी बार उन्होंने मतलब शुरुआत किया मुस्लिम इलाकों के दौरे से, उसके बाद उन्होंने मोदी की डिग्री को मुद्दा बनाया, वो जानते हुए कि जो पलट के प्रहार आएगा वो तेजस्वी की शिक्षा और राबड़ी के निरक्षरता पे आएगा। उसके बाद वो स्टालिन को बुला लाए, तो मतलब उसके बाद वो रेवंत रेड्डी को बुला लाए, जिन्होंने आके बिहार के लोगों का जो डीएनए है वो मजदूरी का डीएनए बता दिया। तो राहुल गांधी ने तो तेजस्वी को, जैसे कभी कभी लगता है कि उनको समझ में आ गया कि यार बिहार मुझे तो जीतना नहीं है, तो फिर तेजस्वी भी क्यों जीते। तो उन्होंने तो एकदम तेजस्वी का बाजा बजा के रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो तेजस्वी यादव जो ये कहते नहीं थकते कि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। आधे दर्जन बार उनसे लोगों ने अलग अलग तरह से सवाल पूछा कि साहब तेजस्वी, और बल्कि ये तक उनसे पूछा गया कि भाई तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पे बात करने के तैयार क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने उसका भी जवाब नहीं दिया, उसको भी टाल गए। तो और अब आप देखिए, डंके की चोट पे 70 सीट भी चाहिए। पिछली बार 70 सीट लिए थे, 19 जीते थे, तो इस बार उनको फिर 70 सीट चाहिए। अभी हाल की जानकारी के अनुसार लालू यादव बहुत भड़के हुए हैं, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। उनको लग रहा है कि साहब ये कांग्रेस ने तमाशा बना के रख दिया है। और लालू तो शायद ये भी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी राहुल गांधी की यात्रा में जाएं, और अगर तेजस्वी राहुल गांधी की यात्रा में नहीं गए होते और रास्ते में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों का थोड़ा बहुत समर्थन नहीं मिला होता, तो राहुल गांधी कब यात्रा शुरू करते और कब खत्म कर देते किसी को पता भी नहीं चलता। वो तो आपको ध्यान है ना, वो सीधे सीधे बात कही थी एक इसने प्रशांत किशोर ने कहा था कि साहब वे 5-6 दल मिलके और गांधी मैदान में 10,000 की भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए, और इससे ज्यादा भीड़ तो 15,000 की हमारे जो वर्कर्स का सम्मेलन होता है उसमें आ जाते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी अगर बिहार के सब जिलों का नाम बता दें तो मैं ऐसे ही हार मान लूंगा। वो आपने भी ऐसी बात कही थी, वो कहा कि किस प्रदेश के सारे जिलों का नाम बता सकते हैं। सारे जिलों का नाम नहीं बता, देखिए सारे जिलों का, वो बिहार के जिलों का नाम नहीं बता सकते,
वो बिहार के जिलों का नाम नहीं बता सकते, पर वो उस द्वीप का नाम जरूर बता रहे हैं जिसको वो नक्शे में ढूंढ भी नहीं पाएंगे, और जहां वो जो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है उसको रोकने के लिए आप देखिए पूरा गांधी परिवार शीर्षासन कर रहा है। अभी उनको नक्शा दे दिया जाए कि वो द्वीप कहाँ है, ग्रेटर निकोबार बता दो, तो मेरे ख्याल से वो कहीं अरब सागर में ढूंढने लगेंगे। यदि उन्हें अरब सागर का पता होगा तब। अगर वो भी दैट टू। वैसे ये भी बड़ा एक जिसको कहें कि बड़ी ही एक विचित्र और बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि साहब आप ऐसे समय पर ग्रेट निकोबार का आप केस लेके आए हैं जिस समय भारत पूरी तरह से एक प्रकार से अपने आप को विश्व में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में स्थापित करने की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है जिधर भारत रहेगा उधर पेंडुलम खिसक जाएगा। हालांकि देखिए आपके ट्रंप बाबू जो है वो भी बीच बीच में बोलते रहते हैं, ओ मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, लेकिन मोदी पलट के कभी नहीं कहते कि ट्रंप इज माय ग्रेट फ्रेंड। नहीं, अब नहीं कह रहे हैं, और वैसे भी निकोबार ले आते हैं वो भाई साहब। ट्रम्प साहब जरूर कह रहे हैं, ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट जरूर किया है, लेकिन ट्रम्प साहब के एक संजय राउत जो हैं, पीटर नेवेरो, वो तो अभी भी उटपटांग बोल रहे हैं। संजय आप मैं बताऊं, संजय राउत भी अपने आप में मुहावरा बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि संजय राउत बल्कि अपने आप में ऑलरेडी एक मुहावरा बन चुके हैं। कुछ लोग जयराम रमेश को राहुल गांधी का संजय राउत कहते हैं, पीटर नेवेरो को डोनाल्ड ट्रंप का संजय राउत कहा जा रहा है। तो आप देखिए संजय राउत भी अपने आप में किंवदंती बन गए हैं अपने जीवन काल में। देख लीजिए कुछ तो है ना महानता उस व्यक्ति में। लेकिन कमिंग टू दिस ग्रेट निकोबार वाली जो बात है, जो ग्रेट निकोबार का, ये भी बड़ा विचित्र, आपने पत्र पूरा पढ़ा है ना? उसमें वो कुल मिला के कोई 100-200 जो है वो शोम्पेन ट्राइबल्स हैं, और कोई 400-500 जो है वो आपके निकोबारीज ट्राइबल्स हैं, और जो पूरा द्वीप है वो पूरे द्वीप का 500-600 स्क्वायर किलोमीटर का द्वीप है, उसमें से 100 स्क्वायर किलोमीटर लिए जा रहे हैं। तो वो 500-600 लोगों के लिए 500-600 स्क्वायर किलोमीटर पर्याप्त नहीं है उनके हिसाब से। प्रति व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर तो मुझे लगता है भारत में तो कहीं भी नहीं है। देखिए मेरा अपना मानना है कि अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पीडीएफ म्यांमार में तैयार हो सकता है, तो सोनिया गांधी की का जो लेख है वो भी बीजिंग में लिखा अरे गया है। ये सब आप लोग प्रोपागंडा कर रहे हैं। हाँ, आप राहुल गांधी की क्षमताओं में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया भाई। सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने तो मोरलेस स्वीकार कर लिया म्यांमार वाली बात। तो अगर उनका पीडीएफ म्यांमार में तैयार हो सकता है, तो सोनिया गांधी का जो लेख है वो बीजिंग में लिखा गया है। सोनिया गांधी ने नीचे बस अपना अंगूठा लगा दिया है। मैं दावा कर सकता हूं सोनिया गांधी खुद नहीं बता सकती कि उस लेख में उन्होंने क्या लिखा है। पूछेगा कौन? ये बताइए, पूछेगा कौन उनसे? अब ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप जरा सोच कर देखें कि सोनिया गांधी 1968 से भारत में हैं। आज तक किसी की हिम्मत है कि उनसे मिल ले, उनसे बात कर ले, उनसे एक सवाल पूछ ले? इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। पहले 14 साल 13 साल कोई उनसे ये नहीं पूछ पाया कि साहब आप भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले रही? आप सोचिए। और सोनिया गांधी ने तो आप सोचिए आज 55-56 साल में उनसे कोई एक सवाल नहीं कर सकता, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। राहुल गांधी से तो अभी मैं देख रहा था, जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट चुनाव की वोटिंग थी, किसी ने सिर्फ ये पूछ लिया कि साहब आप मलेशिया गए थे तो भड़क गए, क्या तुम भाजपा के हो? तो अच्छा, आजकल ये एक बहुत बढ़िया एक हो गया है कि जो भी सवाल आपके मन मुताबिक ना है, आप सीधे कह दिए भाजपा को। ये शुरुआत किया था अखिलेश यादव ने। तो वो तो उनके जो बीट की वो है, वो आज तक वाली मौसमी सिंह, उनको भी कह दिया था।
अब ये बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मौसमी ने अपना पूरा कैरियर जीवन समर्पित कर दिया, उसके बाद उनके साथ ऐसा कहा गया। और एक बार और मुझे याद है कि वो राजदीप सरदेसाई कुछ बोल रहे थे, तो उसमें राहुल गांधी ने कहा कि राजदीप मुझे भी कुछ बोलने दोगे कि मेरी सारी बातें तुम ही बोलोगे। तो ये बड़ी गलत बात है राहुल गांधी की कि साहब जो पत्रकार अपनी पूरी विश्वसनीयता दांव पे लगा के आपके लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप उन्हीं को पब्लिकली ह्यूमिलेट कर देते हैं। मैं आपको बता रहा था ये खेल शुरू किया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे संजय सर, तो वो कहते थे कि मैं पत्रकारों की शर्ट का रंग देख के समझ जाता हूं कि तुम किस पार्टी से जुड़े हो। और उनका सरनेम, जो वो पत्रकारों से पूछते थे अपना सरनेम बताओ, अपनी जाति बताओ। बीच में तो वो ये भी कहते थे कि पत्रकारों को नंगा करके मारने वाली बात करते थे। बताइए साहब, कपड़ा उतार के नंगा करके मारने की बात करते थे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने ये चीज एक शुरू की, और अखिलेश यादव की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो एक बार पत्रकार पिटे भी। फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी पिटे पत्रकार। तो बड़ी दिक्कत बात है कि साहब वो, हालांकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी जिस पत्रकार को पिटवाया, तो वो भी उल्टा ही निकला। तो कुल मिलाकर वो पत्रकारों के ऊपर गुस्सा निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव रवीश कुमार के प्रोग्राम में कहते हैं कि साहब मैं पत्रकार की तलवार से गर्दन काट के अलग करना चाहता हूँ। मतलब आप सोचे, ये धोबी से जीतना नहीं और गधे के कान उमड़ने वाला जो वो मुहावरा है, मतलब जिसको देखिए वो मीडिया को गाली देने पे, कभी गोदी मीडिया, कभी मोदी मीडिया, कभी उनको गालियां दी जा रही हैं, कभी उनको धमकियां दी जा रही हैं। मुझे याद है न्यूज़ नेशन या टीवी 9 किसमें मैं बैठा था, तो उसमें इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो मनोज यादव हैं, उसकी मैंने क्लिप भी चलाई थी अपने ट्विटर पे। मुझसे कह रहे थे हमारी सरकार बनने दीजिए, 200 मुकदमे लगाएंगे आपके ऊपर। तो ये मतलब आप लोग शूटिंग द मैसेंजर वाला एक जो बात है, आप मीडिया को गाली देकर आप संतोष कर ले रहे हैं। अब आपने ये जो बात कही तो साहब इसमें तो ये भी है ना, ये उनके जो सिपह सालार है हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी सिद्धरमैया जी, वो राष्ट्रपति महोदया से तो पूछ लेते हैं कि आपको कन्नड़ आती है। सोनिया गांधी से पूछेंगे कभी? ये सवाल सबसे पहले मैंने ही पूछा था, और उसके 2 दिन बाद भाजपा ने पूछा था। बल्कि मैंने इसको यही कह के ट्वीट भी किया था कि थोड़ा हमको ठीक से फॉलो कीजिए, तो आपको 2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये प्रश्न मैंने ही करा था कि साहब आपने राष्ट्रपति महोदया से इस तरह का सवाल किया, और मैं बहुत ज़माने बाद किसी से इतना इम्प्रेस्ड हूँ। मैं राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और जितनी गरिमा में उनकी प्रेजेंस है, जितनी गरिमा में उनकी पर्सनालिटी है, उतना ही सोबर अंदाज में उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा मेरी अपनी हो या ना हो, मेरे देश की भाषा मुझे सबसे समान लगाव है, और मैं कन्नड़ का बहुत ज्ञान नहीं रखती हूँ। लेकिन एक सवाल यही आता है कि सिद्धारमैया को मैंने लिखा था कि अगर मैं मान लूंगा बड़े कन्नड़ प्रेमी हैं, जिस दिन वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। संभावना नहीं संभावना, क्या संभावना। अभी आपको आने वाले दिनों में सिद्धारमैया बहुत ढेर सारी कलाबाजियां खाते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने देखा कि दशहरे का उद्घाटन वो एक मुस्लिम राइटर और मुस्लिम एक्टिविस्ट से करा रहे हैं, और इस सब आपको ये भी बता रहे हैं कि दशहरा तो हिंदू त्यौहार ही नहीं है। इसका कारण ये है कि मतलब जो पैक्ट हुआ था उस 2.5 साल का, उस पैक्ट के हिसाब से सिद्धारमैया के जाने का समय आ गया। अब सिद्धारमैया का जाने का टाइम आया, जाना वो चाहते नहीं। और जैसे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेतृत्व को ठेंगा दिखाया था 2.5 साल बाद, उसी तरह का सिद्धारमैया का वो है। वो जाना भी नहीं चाहते उधर कांग्रेस, वो उनको नेतृत्व को भी ठेंगा दिखाना है, उनको डीके शिव कुमार को भी कंट्रोल करके रखना है। तो इन सब चीजों की वजह से वो एक इतनी एक्सट्रीम पोजीशनिंग कर रहे हैं अपनी, और खास तौर से विज़ा-विज़ मुस्लिम वोट्स, वो मुसलमान मतों को लेकर एक इतना एक्सट्रीम पोस्चर अपना बना रहे हैं कि पार्टी चाहकर भी उनको हटा ना पाए, वरना कहा जाएगा कि साहब देखिए एक मुसलमानों के एक इतने बड़े हितैषी को हटा दिया गया। अभी लेटेस्ट सुना है ना आपने उनका?
अब क्या तो किया? शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का उन्होंने प्रपोजल भेज दिया है सेंटर को कि इसका नाम बदल के सेंट मेरीज कर दिया जाए। मेरा सिर्फ एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि इतने सेकुलर आइडिया देने वाले लोग अपना नाम सिद्धारमैया से बदल के सेंट जीसस क्यों नहीं कर लेते? अपना ही नाम बदल लेना, वो क्यों राम के नाम पे हो? पापी वोट का सवाल है बाबा। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। वो जो पापी पेट की जगह पापी वोट। पापी वोट का सवाल है प्रिसाइजली। साहब, पापी वोट का सवाल है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं गडकरी जी की। ये जो पूरा जो प्रोग्राम चला वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव वाला, इस वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जैसा कि मैंने कहा, मैंने एक नई कैटेगरी इजाद की है, उसको बोलते हैं क्यू वोटर। क्यू वोटर का मतलब जी मैं जानता हूं, मैं सुनता क्यू, रहता हूं आपको। हाँ, क्यू ट्यूबर, सॉरी क्यू, तो क्यू ट्यूबर्स जो हैं उन्होंने अपना सारा ध्यान गडकरी जी के ऊपर केंद्रित कर रखा है। भाई गडकरी जो है वो अभी आज उनके पास 33 हैं, आज उनके पास 35 हैं, और साहब अब गडकरी ने जो है वो पूरा ठान लिया है, और साहब भाई उल्टी गिनती शुरू हो रही है, और बस पता नहीं क्या वो आपके पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेके और रोहित कुमार और दीपक शर्मा 4 PM और जितने भी क्या कौन सर दी राजनीति सब मिला के क्यू ट्यूबर एक कोरस में गडकरी जी के ऊपर अपनी पूरी जितना भी उनका पूरा विश्वास था वो गडकरी जी के ऊपर केंद्रित था। तो ये गडकरी जी के ऊपर ये अचानक इतना विश्वास क्यों? नहीं, इसके इसका कारण पीछे है, कुछ और? इसका बड़ा स्पष्ट कारण है। पहले 6-7 साल तक एक नैरेटिव चलाया गया कि योगी जी कुछ करेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब ये खबर नहीं आती थी कि योगी हटाए जा रहे हैं, योगी रिवोल्ट कर रहे हैं। अच्छा, बीच में एक दिन तो कमाल हो गया, योगी जी किसी काम से मुंबई गए हुए थे और वहां पे वो गडकरी के घर चले गए खाना खाने। अरे तब तो साहब आप माने कि जिसे कहना चाहिए कि इन क्यू ट्यूबर्स का एकदम लॉटरी खुल गई। अरे योगी और गडकरी एक साथ, तो ये भैया इसको तो षड्यंत्र ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया और इस पे तो बहुत दिन खेला गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, गडकरी की ताकत क्या है? गडकरी की ताकत है आरएसएस। और जब खुद आरएसएस और मतलब मोहन भागवत और मोदी में एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट लेवल पे नजर आ रहा है, तो ऐसे में गडकरी वाली कोई बात बनती नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत दिन इन्होंने पहले योगी के नाम पे ये तमाशा मचाया, योगी हट रहे हैं, योगी रिवोल्ट कर रहे हैं, योगी विद्रोह कर रहे हैं, योगी को हटाया जा रहा है, फिर वो मामला नहीं बना तो आजकल अभी साल 2 साल गडकरी चलेंगे, फिर किसी और को ढूंढा जाएगा। उनकी बस चले तो अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगाएं, पर अमित शाह पे आरोप चस्पा नहीं होता है ये, तो वो किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं। और बड़ी मजेदार बात तो ये है कि गडकरी पे भी आरोप बड़ी मजबूरी पे लग रहा है। मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि साहब इच्छा तो उनकी है कि साहब बताएं कि किस तरह चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी को झटका देने वाले हैं, पर उन लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता इतनी खुलकर जाहिर कर दी है कि अब वो मामला बन नहीं रहा है, तो चलो अब गडकरी पे आ जाओ। हो गया उल्टा उसका, ठीक। 30 साल तक जो थे देखिए वो सारी उसके निकल गए। सारी पार्टियां टूटती हैं, भाजपा नहीं टूटती। ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा हमेशा सत्ता में रही है कि मतलब अपने अपने अस्तित्व के ज्यादा समय तो वो विपक्ष में ही रही है, उसके बाद भी नहीं टूटती। कारण है कि भाजपा के लोग एक सर्टेन आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं, एक सर्टेन डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, और वो डिसिप्लिन उनकी उनकी विचारधारा से आता है। मतलब मुझे याद है कि भाजपा का आखिरी विद्रोह जो मैंने देखा था, जिसे विद्रोह कहा जा सकता है, वो शंकर सिंह वाघेला वाला था। उसके बाद तो मैंने कोई देखा नहीं, वो भी गुजरात में हुआ। तो उसके बाद तो मैंने भाजपा में ऐसा कोई विद्रोह देखा, क्योंकि बाकी पार्टियों में अगर आप पूछेंगे साहब विचारधारा से वहां क्यों बने, क्योंकि विचारधारा रह नहीं गई ना साहब। सत्ता इकलौती विचारधारा है, सत्ता के अलावा कोई विचारधारा ही नहीं है। अगर आज कांग्रेस से पूछा जाए कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, तो मतलब कुछ वो बता ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ऐसे हाथ करके कह देंगे आई एम थिंकिंग इन माई ब्रेन।
हाँ इसी तरह बोलते हैं, वो बोल रहे थे। हाँ, नहीं राहुल गांधी की तो बात ही अलग है ना। तो अभी अभी मलेशिया होके आए हैं। मलेशिया क्या करने गए थे साहब? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम वाइस प्रेसिडेंट चुनाव जो है ये एक मील का पत्थर साबित होगा, इस वाइस प्रेसिडेंट चुनाव के बाद मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर ये इतना महत्वपूर्ण है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, आप क्या कर रहे थे मलेशिया में? यहाँ बैठ के क्यों नहीं आप तरकीबें लगा रहे थे कि वो जो गडकरी जी के जो 33 सांसद हैं, 33 प्लस, वो गडकरी जी के पास ही रहें, अलग नहीं हो जाए उनसे, वो गडकरी जी भी अलग नहीं हो जाए। आज सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी है, आपने वो चिट्ठी देखी? आज सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी मलेशिया उनको बिना बताए भाग गए। इसके पहले राहुल गांधी कतर, दुबई, बहरीन जहां जहां जाते हैं उनको बिना बताए भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इनकी सुरक्षा की, और हम कैसे इनकी सुरक्षा करेंगे जब ये हम ही को दांव देकर निकल जाते हैं। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हर साल 2-3 चुनावों में जनता पारित करती है। देश के कोने कोने में और जनरल इलेक्शन में तो करती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नेतृत्व में कांग्रेस 3 बार से 3 डिजिट नहीं छू पाई, और आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जो शासन व्यवस्था की बात है, कि शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और एक उत्तरदायित्व वाला पद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यदि व्यवहार करेगा, तो उसका तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहना एक देश हित में, देश की सुरक्षा संरक्षा के हित में, तो बड़ा एक संकटकारी समस्या पैदा कर देगा। मैं नहीं मानता। अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है तो नेता विपक्ष हैं, विदेश से क्यों नहीं चला सकते? तो ये आप जो है वो इसके सरकार चलाने नहीं देना चाहते हैं आप जो भाई है उसके लिए? आज की तारीख में मुख्यमंत्री उसके जेल से लिए सरकार चला रहा है। और तो आप वो तो नेता विपक्ष है। राहुल संविधान गांधी का संशोधन लाना नेता चाहते हैं। विपक्ष राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनने से पहले संसदीय जो उनकी अटेंडेंस थी, कहीं 5% थी, कहीं 12% थी, कहीं 15% थी। ये तो इन लोग की, अखिलेश यादव की मतलब 2-3%, 5% थी। तो इन लोग तो आप पहले इस बात तो खुश होइए कि लोगों ने संसद आना शुरू किया। अखिलेश भी हाँ, नजर आने संसद लगे, राहुल भी नजर आने लगे। अखिलेश भी देखिए अब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। सब लोग जो है वो भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं, और नेपाल के जो क्रांतिकारी हैं वो कह रहे हैं हम नेपाल को भारत बनाना चाहते हैं। मैं आज देख रहा था कोई कांग्रेसी ट्रोल्स इस तरह की बात कर रहे थे कि भारत में नेपाल जैसी क्रांति हो जाए वगैरह वगैरह। तो किसी ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि साहब नेपाल में सारी जेलें टूट गई, 13,000 कैदी फरार हो गए, अभी क्यों नेपाल बना रहे हो? पहले तुम्हारी पार्टी के शीर्षस्थ नेता जेल चले जाए, फिर इस तरह की बातें मनाना कि जेल टूटे कैदी फरार हो। और बाकी तो साहब इतना ज्यादा, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि भारत सरकार को इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कोई कह रहा है यहाँ नेपाल हो जाए, कोई ये कह रहा है कि साहब नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ा के मारा गया, यहाँ की वित्त मंत्री साड़ी पहन के कैसे भागेंगी? मतलब देखिए, बदतमीजी की एक लिमिट है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी इशू। ये बहुत गंभीर मामला है और इन सब के खिलाफ कार्रवाई होने की। आप खुलेआम में आप देखें साहब, आपके राजस्थान में एक सर्विंग पीसेस ऑफिसर, क्या नाम है उनका, सुरेश मेघवाल, वो भारत में क्रांति कराना चाह रहे हैं नेपाल जैसी एक सर्विंग पीसेस ऑफिसर। फिर लोगों ने उनको पॉइंट आउट किया कि यार तुम सेवा में हो और यहाँ पे तुम्हारा कोई कास्ट विक्टिम कार्ड भी काम नहीं आएगा, तुम होगे बर्खास्त। तो कल से आज तक वो एकदम पलट गए और कभी प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी मोहन भागवत की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो उनका इस समय झाड़ने फूकने का काम चल रहा है। किसी तरह वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब सर्विंग ऑफिसर्स से लेके और पार्टी पदाधिकारियों से लेकर अच्छा, सबसे पहले इसको शुरू किया संजय राउत ने, हमेशा की तरह। संजय राउत ने यह बयान श्रीलंका में, जब श्रीलंका में ये हुआ था तब कहा था, फिर जब बांग्लादेश में हुआ तब कहा, जब नेपाल में हुआ तब कहा। तो उन्होंने कहा, संजय सिंह ने कहा, और समाजवादी पार्टी के तो तमाम लोग इस पे ऑनलाइन पोल करने लगे, उनके प्रवक्ता अमीक जमाई, आईपी सिंह,
तो और प्लस पूरा सोशल मीडिया पे इनका जो आईटी सेल है, उन्होंने तो बड़ी भद्दी हुई बातें शुरू कर दी साहब। तो मेरा अपना मानना है कि इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश में खुलेआम बलवा भड़काना और देश विरोधी एक आंदोलन को न्योता देना, मैं समझता हूँ ये गंभीर अपराध है साहब। क्यों, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह सब ठीक है, और मैं जान रहा हूँ कि आप व्यंग्य कर रहे हैं, लेकिन आधी दर्जन का आपराधिक धाराएं हैं जी काम कर रहे हैं लोग। लेकिन आजकल तो सारे लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप अभी एफआईआर करिए और नहीं नहीं, ये FIR गलत, एकदम गलत है साहब। मुझे हिंदू पक्ष नहीं जाता, हिंदू पक्ष जाता है तो उससे कह दिया जाता है हाई कोर्ट जाओ। हिंदू पक्ष की सारे तो बात लोगों ही से क्या है, आपका हिंदू मतलब, पक्ष का सारे जो लोगों का आपका मतलब है कि एंटी हिंदू पक्ष, फिर वो मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, लिबरल भी हो सकता है, वामपंथी भी हो सकता है। इस तरह की सुविधा सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन्हीं लोग को मिलती है। तो वो तो पूरी तरह से दे रखी है ना, तो इसीलिए लोग घबराते हैं कि साहब कि अभी हम कर दें तो कहेंगे ऐसे कैसे तुमने कह दिया, इनको तो अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते ही तो आपने देखा ना, संजय कुमार ने CSDS का पूरा डेटा ही फर्जी डिक्लेयर कर दिया। ये उनकी अभिव्यक्ति थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, और उन्होंने सॉरी बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबा रामदेव को 6 बार सॉरी बुलवाया, नाक रगड़ लिया। जज साहब ने, जस्टिस एहसानुल्लाह थे, कौन थे, उन्होंने ये तक कहा कि तुमको चीर फाड़ देंगे, और लेकिन संजय कुमार की सॉरी को उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। संजय कुमार की FIR नहीं चली। तो अभी समाचार ये भी आया है कि साहब की सोनिया गांधी के विरुद्ध भी FIR नहीं चली। नीचे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। अरे हमारी साम्राज्ञी के विरुद्ध इस प्रकार के विचार, उनके विरुद्ध कैसे हो सकती है FIR? उनके खिलाफ तो FIR भी हुई और उनको गिरफ्तारी देकर जमानत भी लेनी पड़ी, और उस जमानत को रोकने के लिए, वो उस तो गिरफ्तारी को पुरानी रोकने के लिए बात है सुप्रीम साहब, कोर्ट अब तक तो गए। लेटेस्ट जो चल रहा है उसकी बात करिए। वैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था यार, 1980 वाला जो है आप चलाओगे अभी कि 1980 में उन्होंने गलत सिटीजनशिप ले ली। तो मेरे विचार से तो वो जितने भी वो इलेक्टोरल की आपकी IPC की पुरानी धाराएं हैं, तो सबकी सब 6 महीने, 1 साल, उसमें इतनी सजा है, तो फिर तो वो आपके 367 CRPC की लिमिटेशन से बाधित है। BNSS देखिए, में भी वही प्रोविजंस है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक सीरियस एफर्ट था भी, जो सुप्रीम कोर्ट लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ये नहीं देख रहे हैं हाँ, कि साहब 1980 का अपराध है, आप 2025 में जा रहे हैं, 45 साल का डिले है, तो वो डिले जो है वो कंडोनेबल है भी या नहीं है? देखिए आपराधिक मामले तो खैर मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। आपराधिक मामले में तो डिले कंडोन हो जाता है, और नहीं, अपराध सब में नहीं अपराध होता होता ना। है। देखिए प्रावधान है ना 367 नहीं, CRPC। बिल्कुल प्राविधान है, बिल्कुल प्राविधान है, लेकिन कोर्ट को डिस्क्रिशन भी भाई है यदि साहब। 3 साल से कोर्ट को, अधिक की सजा है तो लिमिटेशन कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, और कोर्ट लेकिन कोर्ट 3 कोर्ट साल ने से कई कम की पुरा सजा में तो प्रावधान है ना अलग अलग। नहीं नहीं, मैं देखिए आपको बताता हूँ ना कि कोर्ट के अपने डिस्क्रिप्शंस भी काम आते हैं। 1989 1989 में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया, बात पुरानी हो गई। और 1984, उसके भी 5 साल पहले जो वो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पिटीशन स्वीकार करके एक नई रिपोर्ट तलब कर ली। तो ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है साहब। मैं वहीं आ जाता हूँ ना, मैं तो लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। लोअर कोर्ट तो लेटर से ही चलता है ना बेचारा, उसके पास तो इतना वाइड डिस्कशन होता नहीं, उसके पास तो 142 होता नहीं, उसके पास 142 में संविधान को तो फिर परिवर्तित बात करने का वही है अधिकार जो भी नहीं आप कह होता। रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो सीरियस कोशिश थी भी नहीं, ये कुल मिलाकर अपना नाम अखबार में छपवाने का प्रयास है, तो क्या कहा जा सकता। चलिए, बात मान मैं लेते हैं एक आप। छोटा सा, एक थोड़ा सा विषयांतर अगर आपको लगे, और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा विषयांतर लगे तो आप इसको एडिटिंग में काट दीजिएगा। मैं एक, आई विल टेक ओनली 60 सेकेंड्स, आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं अखबार निकालता था, तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में अखबार में छप। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह लोगों को अपना नाम मीडिया में देखने की झक होती है।
तो उन्होंने कहा साहब मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में अखबार में छापें, मेरे अंदर एक बहुत खास वो है प्रतिभा। मैंने कहा क्या साहब? उन्होंने कहा कि मेरी बातें चिड़ियों को समझ में आ जाती है। तो मैंने कहा कि शायद आप कुछ उल्टा बोल गए, शायद आप कहना चाहते हैं कि पंछियों की बातें आप समझ लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं पंछियों की बातें कैसे समझ सकता हूँ, मेरी बातें पंछियों को समझ में आ जाती हैं। मैंने कहा इसका क्या सबूत है? उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ, यही सबूत है। तो हमने कहा कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि ये इन प्रकार किसी प्रकार आपका नाम और फोटो अखबार में छप जाए। बोले देखिए मेरी बात आपको भी समझ में आ गई। तो ये एक पता नहीं कैसे एक बड़ा भारी एक डेस्परेशन है लोगों के अंदर किसी भी तरह मीडिया में आने का। हम लोग छोटे छोटे थे तो लेटर टू दी एडिटर लेके अखबार के दफ्तरों के चक्कर लगाते थे। वो कहीं मानवीय चिड़ियों की बात तो नहीं कर रहे थे? अब वो जिसकी भी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनका जवाब नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि साहब देखिए मेरे मन की बात आपने समझ ली। इतना प्रतिभाशाली हूं मैं। नहीं, अच्छा है। तो चलते चलते योगी जी क्या कर रहे हैं आजकल? योगी जी खामोश हैं। योगी जी खामोश हैं। योगी जी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। योगी जी ब्रह्मोस बनवा रहे हैं। योगी जी इस मतलब आप देखिए, आप कुछ भी कहिए, बात आंकड़ों की कीजिए ना, आंकड़ों की कीजिए। जिस राज्य के लिए एक अलग एक्रोनिम बना था, जिसको बीमारू राज्य में शामिल किया जाता था, वो 8 साल में देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उसके लॉ एंड ऑर्डर का लोग एग्जाम्पल देते हैं। अब बाकी ठीक है, आपको उनके भगवा कपड़ों से प्रॉब्लम है तो बनी रहे, उसका फिर क्या किया जा सकता है। और योगी जी संभल में भी बहुत काम कर रहे हैं। संभल को मैं तो बार बार कहता हूं कि 2027 का चुनाव संभल पर होगा। और मैं मानता हूं कि योगी जी जब भी चर्चा में आते हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं कि उन्होंने चर्चा में आने के लिए कुछ कहा। अब क्या है कि योगी जी की छोटी मोटी बातों पे मीडिया ध्यान भी नहीं देती। उत्तर प्रदेश में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में बुलडोजर न चला हो। उत्तर प्रदेश में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी कोने में कोई अपराधी लंगड़ाता हुआ ना पाया गया हो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। लेकिन अब ये सब चीजें इतनी नॉर्मल हो गई, मतलब दिस इज द न्यू नॉर्मल। इसके ले लेके अब खबरें बहुत बनती नहीं। और योगी जी आउट ऑफ द वे जाके खबरें बनाने में बहुत यकीन नहीं रखते। और फिर कोई बड़ा मामला आएगा तो फिर उनकी बड़ी कार्रवाई आएगी, उनका फिर बड़ा बयान आएगा और फिर चर्चा में आएगा। वेरी गुड। तो चलिए, अभी अभी मैंने देखा कि राहुल गांधी फिर से हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं। मैंने तो सोचा उनका हाइड्रोजन बॉम्ब फूट गया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं अभी बाकी है। तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं तब तक। वो एक्चुअली कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि वो उन्होंने जेब में रखा हुआ है, जो एक हाथ वो लगातार जेब में डाले रहते हैं, वो अच्छा। उसी बम को वो सोचते रहते हैं कब निकालूं कब फोड़ूं। तो लोग बताते हैं कि वो जेब में लेकर टहल रहे हैं। तो चलिए हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।